साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच 7वां चरण, अंतिम चरण, 57 सीटों के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है। सभी दिग्गजों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है और कुछ की अभी बाकी है, जो घंटे बाकी है उसमें अपील यही की जा रही है कि एक एक मत का इस्तेमाल करिए, क्योंकि देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा ये जनता के जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि खुद जनता तय करती है। देखिए, इस तरफ मतदान चल रहा है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना चल रही है। बार बार इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 48 घंटे की यह साधना 30 घंटे जो है अब हो चुके हैं। 30 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साधना है वो चल रही है, 30 से 35 घंटे। और वोटिंग भी आज चल रही है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बिहार में 10.5-11% मतदान, पंजाब में 10%, चंडीगढ़ में 12% मतदान, झारखंड में 12%, उड़ीसा में 7.5% के करीब मतदान अब तक हो चुका है। अभी तक के आंकड़े जो हमको मिल रहे हैं, और सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हैं। अभी तक जो आंकड़े हमारे पास सुबह 9 बजे तक के, उत्तर प्रदेश में 13% मतदान अब तक हो चुका है। और देखिए अमन, और मैं इसलिए आपको ये फीसद के हिसाब से बता रहे हैं क्योंकि देश की जनता को समझना होगा ये फीसद जितना बढ़ेगा ना, यानी कि आप आने वाली सत्ता से जो भी काबिज होगी, जो भी 272 या फिर उससे आगे जाएगी, बहुमत की सरकार बनाएगी, वो सवाल पूछ पाएगी कि क्या किया है, क्या कर सकते हैं। यह अधिकार तभी होगा जब आप अपने कर्तव्य को वर्तमान में निभाते हुए भविष्य की तस्वीर बनाएंगे। और ये तस्वीरें फिलहाल ये तस्दीक करती हुई कि आम से लेकर खास तक इस वक्त हर कोई पोलिंग बूथ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है और पहुंचना भी होगा। दिग्गजों की किस्मत जहां दांव पर है, वो जानते हैं कि आज एक एक वोट जो है वो सत्ता बदल भी सकता है और उन्हें सत्ता पर काबिज भी कर सकता है। खासकर आज वाराणसी सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। वाराणसी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब कहा जाता है कि वहां के जो लोग हैं वो सांसद नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, क्योंकि वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मुद्रा में है। वो तो ध्यान कर रहे हैं निश्चिंत होकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। उन्होंने प्रधानमंत्री की साधना पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को मां गंगा ने बुलाया था तो मां गंगा के सामने साधना करते, समुद्र के सामने क्यों कर रहे हैं। वैसे कल खड़गे जी ने तो नौटंकी बता दिया था इसको। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग ध्यान लगाते हैं तो कुछ लोग वेकेशन पर चले जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा का पुत्र होता तो माँ गंगा अपनी माँ के सामने बैठेगा, आराधना करेगा ना। मैं तो नहीं कहूँगा कि अपनी माँ गंगा के सामने आराधना करते, समुद्र के तट पर जाकर आराधना कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं। अन्य संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाते हो। सच ये है कि जनता किसके साथ है वो तो देश जानता है। ध्यान मुद्रा, योग मुद्रा, सियासत यहाँ पर जारी है, होनी भी लाजमी है। लेकिन अरुण, आपकी तरफ रुख करेंगे। शिव की नगरी, काशी कहिए, बनारस कहिए, वाराणसी कहिए, महाशमशान कहिए, कुछ भी कहिए, शिव नजर आते हैं। लेकिन शिव की नगरी में किस तरह से हर हर महादेव के साथ इस वक्त पोलिंग बूथ तक पहुंचने वाली तस्वीर हम चाहेंगे जरूर दिखाएं। देखिए, जाहिर सी बात है, काशी, जैसा कि अमन ने कहा कि काशी एक सांसद ही नहीं प्रधानमंत्री का भी चुनाव करती है। और ये बात बीजेपी जोर शोर से कह रही है कि जो पिछले चुनाव का अंतर था 5.25 लाख का, उसको बड़ा करना है। 6 लाख से ज्यादा की जीत करनी। उसके पहले 4.25 लाख की उनकी जीत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तब 2014 में जब वो चुनाव लड़े थे, 2 जगहों से लड़े थे। लेकिन अब उसके बाद जब जीते हैं तो काशी को उन्होंने अपना लिया और बाकी गुजरात की सीट को उन्होंने छोड़ दिया था। और उसके बाद से लगातार वो यहीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कई लोग हैं ऐसे, देखिए, लाइनों में सुबह से लगे हुए हैं। उमस बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग अपने करने आए थे। क्या हुआ है आपको? थोड़ा गोड़ में दिक्कत है। अच्छा, पैर में दिक्कत है। हाँ, चल नहीं पाते। अच्छा, वोट दे दिया आपने? बहुत सारे लोग निकल नहीं रहे घर से, लेकिन आप देखिए पैर में दिक्कत है फिर भी निकले। क्या सोचे आप? अरे कुछ सोच के आए हैं। भाई मोदी जी को वोट देना था, दे दीजिए। अच्छा, देखिए, सोच के आए हैं। कितना भी मना करो, कुछ लोगों के मुंह से निकल ही जाता है कैंडिडेट का नाम वैसे लेना। आज एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, फिर बात कराऊंगा। देखिए, ये जो यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, इसमें देखिए जो कैंडिडेट्स हैं उसमें देखिए अजय राय हैं, अतहर जमाल लारी हैं और नरेंद्र मोदी हैं। और ये जो उनका देखिए जो पता है आज भी सोमेश्वर टेनामेंट रनिप अहमदाबाद का है। तो ये जो प्रत्याशी हैं उनकी यहाँ पर सूची है। तमाम जो लोग वोटर हैं उनसे हम बात करते हैं, कई बार उनको ताकीद भी करते हैं कि नाम मत लीजिए, लेकिन लेते हैं। अच्छा चाचा, जरा इधर आइए। गर्मी है कि नहीं है? गर्मी तो बहुत तेज है बाबा, लेकिन हाँ आज कोई दिक्कत नहीं है। आज से बहुत रहम है।
राम है, बहुत राम। बादल आ गए हैं। बादल आ गए, भगवान ने उसके ऊपर रहम किया, किसके ऊपर? और मोदी के ऊपर। अरुण कितना भी समझा लीजिए आप, लेकिन वो सच यही है मोदी जी वहाँ ध्यान कर रहे हैं। कि गुप्त मतदान है। और हम सारे रिपोर्टर से लगातार यही कहते हैं कि सवाल पूछे तो जरूर कहे कि गुप्त मतदान है, नहीं बताना कि किसको वोट देंगे, कौन आपका सबसे पसंदीदा है, लेकिन हाँ मुद्दे आप जरूर बता सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है यही वो मुद्दे हैं जो ये बताते हैं कि आपकी सोच कहां पर है। हमारे साथ एक खास पैनल भी है। सतीश जी, ये सवाल भी मैं आपसे यहां पर पूछना चाहूंगी, क्योंकि योग साधना को लेकर आपने सुना भी कि गंगा के पास ही आ जाते, माँ गंगा ने ही बुला लिया और तो माँ गंगा के पास आकर योग साधना कर लेते। वैसे तो तंज यहां पर कसा गया है, लेकिन अगर माँ गंगा की गोद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते तो भी बवाल मचता। क्या विपक्ष बवाल मचाने के लिए पहले से तैयार था? देखिए, विपक्ष का बवाल मचे, इसके लिए शायद प्रधानमंत्री जी ने उनको तैयार कर दिया होगा। टाइमिंग पर सवाल जरूर है। और अभी कोई व्यक्ति कह रहा था, आप ही लोग कह रहे थे कि ये तो गुप्त होता है। आजकल गुप्त है क्या? आजकल गुप्त है क्या? ईमानदारी भी गुप्त नहीं है और बेईमानी भी गुप्त नहीं है। कोई चीज गुप्त है ही नहीं, है ही नहीं। तो सब चुनावी हथकंडे होते हैं। कोई भाई अब इस तरह से अब क्या कहा जाए, इस पर तो बड़ा टिप्पणी करना ही मुश्किल है, क्योंकि डिस्कोर्स उसी पे आ जाता है कि नहीं। आज अगर काशी के डेवलपमेंट पर जो कायाकल्प है, चाहे मंदिर वाला ये वगैरह वगैरह 14 तरह के काम जो हुए हैं, उस पर चर्चा होती तो अच्छा होता। मैं इस पर भी चर्चा करना चाहता कि भाई क्या रोजगार की स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, क्यों है ये, आखिर ये है क्यों कि अगर मान लीजिए 50 हवाई अड्डे बन गए तो उसका फायदा आम लोगों तक कैसे है, रोजगार युवाओं के लिए कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, होगा तो कैसे है। ये जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, ये अवसर वाली बात है। इन सारी चीज़ों पर हम समझते हैं चर्चा हो, लेकिन क्या है कि चुनाव है, अब जो जीता वही सिकंदर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आपने मुझे मौका दिया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में चुनाव में 2-4 मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो कोई है नहीं इस बार चुनाव में, एक मुद्दा नहीं है। तो मुद्दों में रोजगार का, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, हिंदुत्व का हिडन मुद्दा है, मोदी का भी एक फैक्टर है, और एक आध दो मुद्दे और हैं जो कि अलग अलग बटे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है ये चुनाव और रोचक, दिलचस्प और नज़दीकी हो सकता था अगर विपक्षी पार्टियों ने अपना एकाप बहुत पहले कर लिया होता और एक पूरा देश में माहौल बनाते। मैं बोलता था जनवरी तक कि ये चुनाव तो एकदम एक तरफा है, भाजपा के पक्ष में है, मोदी के पक्ष में है। बाद में इन्होंने जो किया उसे चुनाव खुला और खुला हुआ, इसमें मतलब डाउट नहीं है कि खुला हुआ चुनाव है। संघर्ष करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, वो ओवर कॉन्फिडेंट थी और विपक्ष वाले अंडर कॉन्फिडेंट थे। बाद में ये चीज़ें हुई, लेकिन क्या है कि ये क्या हो रहा है कि हमको, मेरा ऐसा मानना, आपको हिंदुत्व पे ही करना वोट तो खुल के दो, उसी पे करिए। मुद्दा को भटकाने से, चाहे विपक्ष वाले भटकावे चाहे ये लोग भटकावे, ये ठीक नहीं है। इश्यूज पे होता है प्रजातंत्र। किस चीज़ का प्रजातंत्र है बताइए ना, डेमोक्रेसी किस चीज़ की, तो उस पर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका मुद्दा हो कि भाई आप मुस्लिम अपीजमेंट करते रहें, आप परिवारवादी हैं, आप उस पर चर्चा करिए ना पूरा का पूरा देश में। लेकिन ये नहीं होगा ना कि आप परिवार का जवाब परिवार से दे दें, भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब अपने ऊपर, मतलब उस तरह का हो जाए। कोई चीज़ उन्नत होनी चाहिए। बाकी बेसिकली पावर पॉलिटिक्स ने बहुत गंदा कर दिया है। मुझे तो डर है कि ऐसे तो सच में डेमोक्रेसी खतरे में ही हो जाएगा। बिना पैसा, आप जानती है कितना पैसा लगता है चुनाव में? मैं देख के आ रहा हूँ अपनी आंखों से जी, कल देख के आ रहा हूँ, कल का देख के आ रहा हूँ। कहने के लिए 95 लाख है, अगर कोई कैंडिडेट जो है छुप छुपा के 90 करोड़ भी खर्चा कर दे रहा होगा एक आध कोई कंस्टिट्यूएंसी। सर, ये तस्वीरें हम देश की जनता के सामने रख रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपसे आगे कमेंट जरूर लेंगे। देखिए, 7वें चरण की वोटिंग है, इसके जरिए आप समझ लीजिए 7वां चरण है, आखिरी चरण है।
17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, शाम तक ये 18वीं लोकसभा चुनाव भी पूरी हो जाएगी। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। किसे सर्वोपरि बनाया जनता ने, किसे जनादेश बनाया है, किसे अपना सबसे ज्यादा भरोसेमंद कैंडिडेट जिसे बनाकर पार्टी ने उतारा है, मुहर जनता की सोच ने, जनता के विश्वास ने किस पर लगाया है, इन तस्वीरों के साथ आप समझिए ये दिग्गज हैं। लेकिन दिग्गज उस वक्त आम हो जाते हैं जब जनता साथ नहीं देती, और मुझे लगता है उस वक्त खास हो जाते हैं जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके उनकी उम्मीदवारी पर वो मुहर लगा देती है। विवेक जी, आपको भी लग रहा है ये एक तरीके से नेक एंड नेक फाइट, कांटे की टक्कर? वैसे किसी वरिष्ठ पत्रकार को मैं सुन रहा था, कांटे की टक्कर जब जब हुई है तब तक बीजेपी जीत गई है। खैर, हाँ बोलना चाह रहे विवेक जी, आपको भी लग रहा है कोई नेक एंड नेक फाइट है, या मतलब एक तरफा है कोई चुनाव, या बीजेपी 300 पार कर जाएगी, या 350 400? क्या एनालिसिस आपका क्या है विवेक जी? जी, जब हम लोगों ने इसकी समीक्षा शुरू करी थी पहले चुनाव में, और सतीश साहब मेरे साथ थे, सतीश सिंह जी बहुत वरिष्ठ हैं मुझसे, तो उस वक्त एनालिसिस इनकी तरफ से ये था कि साहब they are more organized, they are better, they have a better machinery, there is a better financial backup। तो उस तरीके से चुनाव की समीक्षा की शुरुआत हम लोगों ने करी थी। लेकिन सेकंड फेज और थर्ड फेज तक आते आते, सतीश जी बहुत सीनियर हैं, इनका एनालिसिस बड़ा सटीक होता है, तो इन्होंने बोला नाउ आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर द बीजेपी, नाउ ये कांटे की टक्कर की तरफ धीरे धीरे होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अमन जी देखिए, हर पार्टी और हर अलायंस जो होता है अपने मुद्दों पे चुनाव जीतने की कोशिश करता है। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज मुद्दा नहीं है, ये एक चीज़ को आप ऑब्जर्व करिए। कोशिश की गई लेकिन मुद्दा नहीं बना। आज आपके ही चैनल पे हम सुबह से इतने सारे आपके रिपोर्टर्स जगह जगह बैठे हुए हैं, मैं भी सुन रहा हूं, देश की जनता देख रही है, पॉपुलर चैनल है आपका, पॉपुलर शो है। क्या मुद्दा क्या है फिर लोग आपके कह हिसाब रहे से? हैं, अगर राम मंदिर मुद्दा नहीं है, क्या मुद्दा है? बार बार लोग बेरोजगारी की बात भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं। बेरोजगारी दर कितनी है? नहीं, आप सुनिए एक मिनट, लेट्स नॉट गो इनटू स्टैटिस्टिक्स, दैट विल डेविएट। व्हाई विल आई नॉट गो टू स्टैटिस्टिक्स? कितनी है बेरोजगारी दर? सुनिए आप पहले, मैं उन ऑब्जर्वेशंस की बात सतीश जी आ रहा हूं। विवेक भाई, कितनी है बेरोजगारी दर? एक मिनट सुनिए, मैं आपके चैनल पे जो लोगों ने, आपने बोला बेरोजगारी मुद्दा, मैं बेरोजगारी पर बात करूंगा। कितनी है बेरोजगारी? आप क्यों बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं? आप बीजेपी कितनी है बेरोजगारी दर? आप उस पे थोड़ी ना, मैं तो आपके चैनल पे फिर या तो गलत दिखाया आपके रिपोर्टर्स ने, आपके रिपोर्टर्स ने गलत दिखाया क्या? कितनी है बेरोजगारी? आपके नहीं, ऑल टाइम लो 3.2%। नो आई डोंट वांट टू गो इनटू स्टैटिस्टिक्स, टुडे इज नॉट द डे फॉर स्टैटिस्टिक्स। 3.2% है। टुडे इज नॉट द कल डे फॉर जीडीपी का स्टैटिस्टिक्स। 8.2 आया, जीडीपी 8.2, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जी, और बेरोजगारी दर 3.2। वो आप जो मर्जी स्टैटिस्टिक्स यहां बोल दीजिए। आपके रिपोर्टर्स ने जिन लोगों से बात करी आपके चैनल पे, सुबह 8 बजे से मैं बैठा हूं, लोगों ने कहा, युवाओं ने कहा कि बेरोजगारी हमारा मुद्दा है। यही रिपोर्टर्स आपके पूछ रहे हैं किन मुद्दों पे आप चुनाव देंगे। मैंने नहीं देखा किसी ने बोला कि हिंदुत्व या राम मंदिर पे वोट देंगे। आपके चैनल पे ऑब्जर्वेशन कर, क्या कोई हिंदुत्व तो मारने काटने का नाम है राहुल जी के हिसाब से? मैं उस तरफ नहीं जा रहा। देखिए, चलिए आप बोलिए, आप सुनिए। देखिए, जो सतीश जी कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूं, दिस इज नॉट 2019। इस चुनाव के मुद्दे अलग हैं, ये चुनाव अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी फाइट है, कहीं 3 टायर चुनाव हो रहा है, कहीं पे 4 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। और यूपी का एग्जांपल आप लीजिए, बसपा नहीं कंटेस्ट कर रही है, वर्चुअली नहीं कंटेस्ट कर रही है। मैं कह रहा हूं 10 सीटें थी पिछली बार, इस बार क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कहां वो 10 सीटें शिफ्ट होंगी, आई डू नॉट नो। हिमाचल प्रदेश की आप बात करिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल बैलेंस बात करता हूं अमन जी, मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया अलायंस के क्योंकि मैं इंडिया अलायंस का सपोर्टर हूं कि 4 की 4 सीटें, लेकिन हाँ 2 सीटों के ऊपर बहुत अच्छा रुझान हमारी तरफ है। तो इस तरीके से बंगाल की आप बात कर लीजिए, तो देयर इज अ नेक टू नेक फाइट। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा था, कांटे की टक्कर होगी। और चलिए, और वो 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो वो कांटे की टक्कर भी पता चल जाएगी। कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ऐसी ही कांटे की टक्कर थी। खैर, आप सभी जी, सतीश जी आएंगे, आपके पास जरूर आएंगे, आप अपनी बात भी रखिएगा। कुछ एक सवाल भी मेरे जहन में है, वो भी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की साधना को नौटंकी बताया। अमन, यानी कि एक और यहां पर बयान जुड़ गया है, नौटंकी वाला। देखिए, कल खड़गे जी ने नौटंकी बताया था, आज दिग्विजय सिंह ने नौटंकी बता दिया है। कल खड़गे जी खैर गोवा की भी जिक्र कर रहे थे, जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा, कह रहे गोवा गए, तो फिर पत्रकार ने टोका, नहीं सर वो कन्याकुमारी। अच्छा हाँ, कन्याकुमारी गए, तो उनके दिमाग में गोवा चल रहा था। बीजेपी ने करारा पलटवार किया। यूपी के डिप्टी सीएम, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये लोग वो इसके महत्व को समझ ही नहीं सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी विश्व के धर्माचार्यों की, उसमें जो उन्होंने धर्म की व्याख्या की थी, हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की, उसको जरा वो पढ़ लें
जो कि पूर्ण रूप से जो भाजपा और मोदी जी कह रहे हैं उसके विपरीत है। इसलिए ये सब नाटक नौटंकी मोदी जी करना छोड़िए, जनता आपके नाटक नौटंकी को समझने लगी है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं। और इस बीच पटना से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने 4 जून यानी जो नतीजे का दिन है बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने की अपील करते हुए लोगों से मतदान करने के लिए कहते नजर आए। ऐसा है, मुद्दे पर चर्चा बहुत हो गई, मिठाई 4 तारीख को मिलेगी, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बहुत प्रसन्नता है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और ये देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। सबसे पहले सब लोग बाहर निकले, वोट करें। संविधान आरक्षण जो लोकतंत्र जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं और जिन्होंने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ाई है, उसके खिलाफ वोट करें। चंद्रमोहन मौर्य सहयोगी इस वक्त लाइव हैं। चंद्रमोहन, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी सीट है जहां पर आपने बात की रविशंकर प्रसाद से, जहां पर नजर मार्जिन को लेकर है कि कितने मार्जिन से वो जीतते हैं। मतलब एक ये वाली सीट और एक नालंदा, ये 2 सीटें इस चरण में, मतलब ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन को लेकर देखा जाएगा कितने मार्जिन से जीतते हैं रविशंकर प्रसाद। बिल्कुल, और इसी के कसमकस को लेकर रविशंकर प्रसाद लगातार अपना चुनाव प्रचार भी करते रहे और उनका सीधे तौर पर यह दावा भी रहा है शुरू से कि पिछले बार वो शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोटों से हराए हैं और इस बार यह मार्जिन बड़ा होने वाला है। हालांकि अभी जो मतदान सुबह में भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकले थे, वो संख्या थोड़ी जरूर कम होने लगी है क्योंकि दिन में जो है वो धूप थोड़ा तेज होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी और यही वजह है कि लोगों की संख्या कम हो गई थी। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पटना वुमेन्स कॉलेज के एक बूथ पर हम खड़े हैं जहां पर आप देखिए किस तरह से ये जो है लोग इक्का दुक्का जा रहे हैं वोट करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ भी लोगों की संख्या थोड़ी कम दिखाई दे रही है। यहाँ इतना जरूर कहा जा रहा है कि मौसम जैसे ही थोड़ा ठीक होगा तो लोगों की संख्या एक बार फिर बढ़ेगी, लेकिन इतना जरूर चाहे पाटलिपुत्रा की बात करें या फिर पटना साहिब की बात करें, दोनों तरफ यही दावा किया गया है कि सिर्फ मार्जिन का खेल है कि कितने मतों से कौन जीतता है। देखिए, धूप छांव मौसम का मिजाज चलता रहेगा, बदलता रहेगा, लेकिन 5 साल में लोकतंत्र का ये महापर्व एक बार आता है और जितनी तस्वीरें अब तक हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं ना, अगर आप उनको चिन्हित करेंगे, नोटिस करेंगे, जहन में लाएंगे तो पाएंगे कि बुजुर्ग निकल रहे हैं। अगर उम्र के इस पड़ाव में वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो इन तस्वीरों के साथ आप समझिए कि किस तरह से आज अपने मताधिकार का आखिरी चरण में अगर आपके पास ये अधिकार है तो वर्तमान में दीजिए ताकि भविष्य की सबसे मजबूत तस्वीर बनाने में आपका योगदान हो सके। इसलिए हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर, पोलिंग बूथ पर जाकर, क्योंकि गर्मी हो, चिलचिलाती धूप हो, वो सब यहां पर सह रहे हैं। सतीश जी, इस सवाल के साथ, क्योंकि इससे पहले जब आप कह रहे थे आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपने कहा मुद्दे बहुत हैं, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अनुभव बोलता है। आप भी जानते हैं कि मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, सुरक्षा हो, ये मुद्दे हैं। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाने में कामयाब रहा? नारा ही उनका है मोदी हटाओ, और आप मोदी सरकार के स्लोगन देखिए, बेहद प्रभावशाली। मैं ये नहीं कहती कि नारेबाजी, जुमलेबाजी या स्लोगन से पूरी तस्वीर बदल जाती है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है। अगर हम योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा के प्रभाव की बात कर रहे हैं तो विपक्ष की एकजुटता भी नजर नहीं आई इन मुद्दों को उठाने में, जो अभी जिनका जिक्र आप जोशों से भी कर रहे थे। देखिए, विपक्षी एकता में अभाव रहा, बाद में एकता कुछ हुई और उसी का नतीजा ये हुआ कि चुनाव खुलता हुआ नजर आया। लेकिन क्या वो पर्याप्त है? मुद्दे, मैंने जैसे कहा, बड़े बड़े मुद्दे प्रभावी हैं। मैं तो चुनाव क्षेत्रों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, देख के आया हूँ। हालात जितना बताया जाता है उतना है नहीं अच्छा, बहुत
और ये बात भी सही है कि ये विडंबना देखिए कि एक क्षेत्र में, कम से कम बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वहीं गया हूँ चुनाव क्षेत्र में, तो वहाँ तो वो है कि सारे मुद्दे एक तरफ रह जाते हैं जब वो जात पात वाला मुद्दा सामने चला आता है। तो जिसके पास ज़्यादा जात उसके जीतने के ज़्यादा चांस, ये आप समझ लीजिए बिहार का यही मुद्दा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कॉम्बो में जितनी जातियाँ एक ने किसी ने जुटा लिया तो फिर उसके सामने सब जो मुद्दे हैं वो इधर उधर रह जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये। दूसरी बात यह है कि अगर कोई एक मुद्दा प्रभावी रहता, जो विपक्ष को बनाना चाहिए था उसने नहीं बनाया, वो नहीं बना पाए उतना, लेकिन इस बार मुद्दा बनाया उन्होंने। कम से कम कांग्रेस पार्टी, जो हम कहते थे 2019 में कि कहते थे 72,000 देंगे, हम कहते थे कि कोई 72 आदमी पहुंचाने वाला है आपका ये मैसेज लोगों में, लेकिन इस बार वो कुछ ये मंगलसूत्र और क्या कहते हैं भैंस वैंस वाले बयान से ये थोड़ा प्रचार हो गया। जमीन पर बहुत, मैं कम से कम बिहार की बात कर सकता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि जात जरूर प्रभावी पड़ जाती है, लेकिन हालात जो है उतनी मतलब बहुत सर जरूरतमंद की जाति की समस्या उत्तर प्रदेश में ये 40 में से 39 थी एनडीए के पास, तो वो ये जाति की दीवार तो गिरी थी 19 में। देखिए वो 2019 में 40 में से 39 एनडीए, तो वो जाति वाला फैक्टर तो गिर गया था पिछली बार। 1977 में 54 सीटें जनता पार्टी ने जीती थी बिहार में, आपको पता है ये बात? नहीं सर, मैं तो